हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आमिर कोचिंग सेंटर के एक और नए वीडियो में। आज हम क्लास 10 के फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यह वीडियो हमारे इस चैप्टर का सेकेंड वीडियो है, यानी कि इससे पहले भी हम लोगों ने एक वीडियो देख रखा है। जिसने भी अब तक वह वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ जाएं और उसे देखें। इस चैप्टर में हमें एक नया टॉपिक पढ़ना है, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं को देख चुके हैं। इस चैप्टर में हमें देखना है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, यानी कि जब किसी समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है तो वह कैसा होता है, ठीक है? तो आइए इसकी विशेषताएं समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है? दर्पण का क्या होता है? समतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है? दूसरा है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी कि समतल दर्पण में कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब भी बनता है, ठीक है? अगला है समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होता है। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है, ठीक है? जैसा ये वैसा ये होता है। उसके बाद समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। वैसे तो सीधा होता है, लेकिन पार्श्विक रूप से कैसा होता है? उल्टा होता है। जैसे कोई भी वस्तु, जैसे हम रख लें, यहाँ पर लिखें हम बी। क्या लिखें? बी। और अगर इसे हम समतल दर्पण में देखने का प्रयास करें तो वो समतल दर्पण में बी हमें कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है? ये बी का जो है ये समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वो पार्श्विक रूप से उल्टा है, ठीक है? तो समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, ठीक है? अगला है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी होता है, यानी कि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है समतल दर्पण में जो बनता है वो कैसा होता है? आभासी होता है, यानी कि काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है, ठीक है? तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। तो दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर। उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर, ठीक है? तो आइए देखते हैं। ये है उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। क्या है? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है? और ये है अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर। क्या है? कॉनकेव मिरर। तो आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह आगे के तरफ उभरा हुआ होता है, ठीक है? उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह जो होता है वो कैसा होता है? आगे की तरफ उभरा हुआ होता है, और इसका भीतरी सतह जो है वो रजतित होता है। भीतरी सतह कैसा होता है? रजतित होता है, यानी कि रंगा हुआ होता है। जबकि अवतल दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की तरफ धसी हुई होती है, ठीक है? अवतल दर्पण में क्या होता है? उसका परावर्तक सतह जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, और बाहरी सतह जो होता है वो रजतित होता है, यानी रंगा हुआ होता है, ठीक है? तो पहला समझ में आया। दूसरा है उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है? हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है ना? यानी कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है। तीसरा है उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है? वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के मुकाबले छोटा होता है, जबकि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो छोटा भी बनता है और बड़ा भी बनता है, ठीक है? चौथा है उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा होता है? सीधा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल दर्पण में सीधा और उल्टा दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है। पांचवा देखें तो उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र जो होता है वो बड़ा होता है। कैसा होता है? बड़ा होता है, जबकि अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है? तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति को समझने के लिए या गोलीय दर्पण में
वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको समझने के लिए हमें कुछ मुख्य बातों को ध्यान रखना होगा, मुख्य बातों को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि ध्रुव यानी कि पोल क्या होता है, उसके बाद वक्रता केंद्र क्या होता है यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, मुख्य या प्रधान अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। आइए इसे बारी बारी से समझते हैं। तो ध्रुव क्या होता है? दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। माना कि ये कोई गोलीय दर्पण है, यह कोई गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण का जो मुख्य जो बीच वाला जो भाग होता है, बीच वाला जो बिंदु होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और इस ध्रुव को हम P से सूचित करते हैं। ठीक है। दूसरा है वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे गोले के केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। मान लो कि ये जो हमारा दर्पण है, ये जो दर्पण है, ये किसी न किसी खोखले गोले का भाग होता है। ठीक है। तो खोखले गोले के बीच वाले बिंदु को यानी मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, जिसे हम C से डिनोट करते हैं। अगला है वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से सूचित किया जाता है। ठीक है। तो ये जो दर्पण का ध्रुव जो है, दर्पण का ध्रुव और दर्पण का वक्रता केंद्र, इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, जिसे कैपिटल R से सूचित किया जाता है। अगला है मुख्य या प्रधान अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। तो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य या प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है। ये दर्पण का ध्रुव है और यह दर्पण का केंद्र है। तो इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, इसे ही क्या कहते हैं? हम मुख्य या प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद हम समझते हैं गोलीय दर्पण का फोकस। ठीक है। तो पहला हम देखते हैं अवतल दर्पण का फोकस। अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है? तो किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर, है ना, उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें तो ये क्या है? किसी दर्पण का मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर टकराती है, उस बिंदु को ही क्या कहते हैं? हम उस गोलीय दर्पण यानी उस अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखते हैं कि सभी किरणें जो है वो वापस रिफ्लेक्ट होकर के, दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर के एक ही बिंदु से गुजर रही है ना, एक ही बिंदु से गुजर रही है। यानी कि यह क्या है? इस दर्पण का फोकस है। ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है उत्तल दर्पण का फोकस। उत्तल दर्पण का फोकस तो क्या है? आइए इसे समझते हैं। किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। इसे हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। तो देखते हैं कि माना कि यह कोई उत्तल दर्पण है, और इस दर्पण का यह जो है ये मुख्य अक्ष है। क्या है? ये मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें, है ना, आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लग रहा है जैसे मानो इधर से आ रहा हो, है ना, इधर से आ रहा हो। हालांकि रियल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन बस लगता है। तो क्या है? किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिस बिंदु के समानांतर परावर्तित किरणें हमें आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। उसे ही क्या कहते हैं? हम उस दर्पण यानी उस उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी। क्या होता है? आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले वस्तु दूरी यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? तो वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी को हम वस्तु दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल u से सूचित करते हैं। ठीक है। यानी कि मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई वस्तु है। ठीक है।
इस वस्तु से दर्पण के बीच की जो दूरी होती है इसे ही हम क्या कहते हैं, हम स्मॉल यू यानी कि वस्तु दूरी। ठीक है। दूसरा है प्रतिबिंब दूरी यानी कि इमेज डिस्टेंस। क्या होता है, तो प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी, यानी कि इसे हम स्मॉल यू से सूचित करते हैं। ठीक है। ये हमारा कोई ये प्रतिबिंब है और इस प्रतिबिंब से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी यानी कि स्मॉल भी कहते हैं। ठीक है। अगला है फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ। क्या है, तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, हमारा फोकस बिंदु है ना, फोकस। इस फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, यानी फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक भी समझ में आया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पर हम कोई दर्पण बनाते हैं, है ना, कोई दर्पण बनाते हैं, तो क्या है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। तो दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल, यदि आपतल बिंदु ध्रुव से बहुत दूर ना हो तो फोकस दूरी जो होती है उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है। यानी कि देखते हैं यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो है वो क्या है, फोकस है ना, फोकस दूरी जो है। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कहलाती है आर कहलाती है, यानी वक्रता त्रिज्या। ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या जो है इस फोकस दूरी का दोगुना होता है ना। वक्रता त्रिज्या जो है इस फोकस दूरी का क्या होता है, दोगुना होता है, जबकि फोकस दूरी जो है उसकी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख। गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख यानी कि जब कोई दर्पण, जब किसी दर्पण के अलग अलग दिशाओं से आपतित किरणें होती है तो वह परावर्तन के बाद किधर जाती है। ठीक है। तो पहला देखते हैं, जब आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर हो, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर हो। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखते हैं ये हमारा क्या है, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण है और ये रिफ्लेक्शन के बाद किधर जा रहा है। ठीक है। तो देखते हैं दर्पण के प्रधान अक्ष यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जो है वो दर्पण से परावर्तन के बाद, यदि दर्पण अवतल हो, दर्पण कैसा हो, अवतल हो, तो उसके फोकस से होकर गुजर जाती है। दूसरा है, यदि दर्पण उत्तल हो, कैसा हो, उत्तल हो, ठीक है, तो क्या होता है, उसके फोकस से आती हुई प्रतीत होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है हमारा क्या है, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या होता है, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर आती आने वाली किरणें जो है वो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है, उसके फोकस से गुजर जाता है, उसके फोकस से गुजर जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर, है ना, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जो है वो दर्पण से परावर्तन के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट होती है जैसे मानो उसके फोकस से आ रही हो, है ना, उसके फोकस से आ रही हो। हालांकि वहां से तो आता नहीं है, फिर भी लगता है। ठीक है। तो हम यहाँ पर समझ में आ गया होगा, जब आपकी किरणें प्रधान अक्ष यानी मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अवतल दर्पण में क्या होता है, उसके फोकस से गुजर जाता है और उत्तल दर्पण में उसके फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा देखते हैं कि जब आपतित किरण कहाँ हो, उसके फोकस की दिशा में हो, है ना, जब आपतित किरण उसके फोकस की दिशाओं में हो तब क्या होता है, तो जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ठीक है। जैसे यहाँ देखते हैं ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण। ठीक है। अवतल दर्पण का यह जो है ये क्या है, मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष, और यह क्या है, फोकस। ठीक है। तो फोकस की दिशा में अगर कोई आपतित किरण होती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है, उसके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, मुख्य अक्ष के क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। ठीक है। दूसरा देखते हैं कि उत्तल दर्पण में भी क्या होता है, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष। ठीक है। तो ये हमारा फिर क्या हो गया, फोकस। तो फोकस की दिशा में अगर आपतित किरणें होती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ठीक है। यह आपतित किरण है। तो आई थिंक यहाँ तक भी समझ में आया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है, जब आपतित किरण वक्रता केंद्र की दिशा में हो। जब आपतित किरण कहाँ हो, वक्रता केंद्र की दिशा में हो। ठीक है। तो जब आपतित किरण
दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में आती है तो वह परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। देखते हैं अवतल दर्पण में क्या होता है। ठीक है, चाहे वो अवतल हो या उत्तल। तो देखते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का यह मुख्य अक्ष है, यह मुख्य अक्ष है, और यह क्या है, उसका वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र की दिशा में जब कोई आपतित किरणें होती है, जब कोई आपतित किरणें होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद वह उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ठीक है, उत्तल दर्पण में भी वही हाल होता है। यह उत्तल दर्पण का क्या है, प्रधान अक्ष यानी कि मुख्य अक्ष। तो वक्रता केंद्र की दिशा में, वक्रता केंद्र की दिशा में आने वाली किरणें जो है, आने वाली किरणें जो है वो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है, जब आपतित किरण ध्रुव की दिशा में हो। किस दिशा में हो, ध्रुव की दिशा में हो, यानी कि दर्पण के ध्रुव की दिशा में होती है, तब क्या होता है ना, तब क्या होता है। तो देखते हैं, यदि कोई किरण दर्पण के ध्रुव की दिशा में मुख्य अक्ष से आई का कोण बनाते हुए आती है तो वह परावर्तन के नियम से परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष से आर का कोण बनाते हुए वापस निकल जाती है। कहने का मतलब यही है कि जब कोई आपतित किरण किसी दर्पण के ध्रुव की दिशा में होती है, किसी दर्पण के ध्रुव की दिशा में होती है तो वो मुख्य अक्ष से आई का कोण बनाती है। किसका कोण बनाती है, आई का कोण। ठीक है, और वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से आर का कोण बनाते हुए वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। और हम जानते हैं परावर्तन के नियम से, परावर्तन के दूसरे नियम से, कि कोण आई जो है वो बराबर होता है कोण आर के। ठीक है, कोण आई जो है वो क्या होता है, बराबर होता है कोण आर के। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में भी वही होता है कि आपतित किरण अगर किसी उत्तल दर्पण के ध्रुव पर हो तो वो परावर्तन के बाद आपतित किरण मुख्य अक्ष के, है ना, मुख्य अक्ष से आई का कोण बनाती हुई आती है और परावर्तन के बाद आर का कोण बनाते हुए वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है दर्पण सूत्र, यानी कि मिरर फॉर्मूला। क्या होता है, तो गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f के बीच के संबंध को एक सूत्र से दर्शाया जाता है, एक सूत्र से बताया जाता है, जिसे हम दर्पण सूत्र कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, हम दर्पण सूत्र कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है, तो यही क्या है, हमारा दर्पण सूत्र। इसे याद रखेंगे, इसे न्यूमेरिकल बनाते समय हम बहुत ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है आवर्धन, यानी कि मैग्नीट्यूड। क्या होता है मैग्नीट्यूड, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं और इसे m से सूचित करते हैं, स्मॉल m से सूचित करते हैं। ठीक है, तो स्मॉल m इज इक्वल टू होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई। यानी कि यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है उसे हम v से भी सूचित करते हैं और वस्तु की ऊंचाई जो है उसे हम u से सूचित करते हैं। ठीक है, और h डैश से भी सूचित करते हैं, h डैश अपॉन h। ठीक है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ठीक है, यदि आवर्धन ऋणात्मक हो, यदि आवर्धन कैसा हो, ऋणात्मक हो, यानी कि माइनस में हो, तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। यदि आवर्धन धनात्मक हो, कैसा हो, धनात्मक हो, तो प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आमिर कोचिंग सेंटर की तरफ से आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वो टॉपिक रहेगा, जब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के विभिन्न विभिन्न दूरियों पर वस्तुएं रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है और कहाँ बनता है, और जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम यह जानेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल आमिर कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब
कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछें, कमेंट करके ज़रूर पूछें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।